देखिए, पिछले 24 घंटे से दुनिया में एक नाम काफी ट्रेंड कर रहा है। वो नाम किसी पहचान का मोहताज तो नहीं है। ग्रीनलैंड से लेकर ईरान की बात हो या फिर गाजा पर पीस बोर्ड बनाने का जिक्र हो, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चर्चा का केंद्र हैं, या उन्हें कई देशों की विदेश नीति का केंद्र बिंदु भी कहा जा सकता है। दावोस में ट्रंप का सिस्टम पर्दे के पीछे भी काम कर रहा है और कई देशों को खुलकर धमकियां भी दी जा रही हैं। दावोस में डोनाल्ड ट्रंप 3 बड़ी भूमिका में नजर आए। कल तक कह रहे थे कि ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर उनका होकर रहेगा। यूरोप उनके साथ दिखे तो ठीक, वरना तरीका दूसरा भी है, धमका रहे थे। लेकिन इसी दौरान नाटो चीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद ट्रंप कह रहे थे ग्रीनलैंड पर बात बन गई, सब अच्छा होगा। और इसके बाद ट्रंप ने दावोस में ही 22 देशों के सामने सुपर पावर होने का एक और सबूत पेश किया। अपने सामने बिठाकर गाजा के बोर्ड ऑफ पीस पर साइन करवा लिया। इसमें वो पाकिस्तान भी शामिल है जो इस्लामिक नाटो की बात करता है और फिर जिस इजराइल को गाली देता है उसी के सपोर्ट में डील भी साइन करता है। समझिए खेल को। लेकिन इन बातों के बीच ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान का जिक्र किया। कह दिया कि ईरान उसकी बात अभी तक तो मान रहा है, लेकिन ईरान में हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों की फांसी कब तक टाली गई है, इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर फांसी लगाई गई तो तनाव बढ़ेगा और यह तनाव दुनिया में नए युद्ध को जन्म दे सकता है। तो सवाल यह है कि एक रात में अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल तक जहां ग्रीनलैंड पर हमले की बात हो रही थी, वहां ट्रंप का मिशन ईरान ट्रेंड हो रहा है। क्या वाकई ग्रीनलैंड बहाना है और ईरान ही असली निशाना है? रिपोर्ट देखें। क्या ग्रीनलैंड से पहले ईरान का नंबर लगेगा? क्या अमेरिका का सीक्रेट हथियार तैयार है? क्या बर्फीले टापू का बारूद शिफ्ट हो गया? ग्रीनलैंड बहाना है, खामेनेई निशाना है। In another great victory for the ultimate goal of peace in June, we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity with operation, we call it Operation Midnight Hammer. It was midnight, it was dark, no moon, and every single one of those bombs from the B-2 bombers hit the air shafts and went deep into the earth and totally obliterated everything that they were doing. They were 2 months away from having a nuclear weapon. We can't let that happen. And Iran does want to talk, and we'll talk. कई दिनों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। दुनिया ये मानकर बैठने लगी कि अब तो ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया। ग्रीनलैंड पर झंडा लगाने निकले थे, जंग की बातें हो रही थी और इस बीच जिस ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी गई, उससे बात करने की तैयारी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कहीं ये ट्रंप का नया माइंड गेम तो नहीं? We had one thing specifically that really got me. They were going to hang the old-fashioned hanging. They were going to hang 837 people on Thursday, and I told them you can't do that. If you do that, it's going to be bad. I don't want to go exactly what I said, but nasty. And they canceled it, hopefully permanently. But those tariffs are still on, including China. Has China responded to sanctions? 25% for anyone who does business with Iran, and that will go forward. Yeah, that's going forward. यही ट्रंप की खासियत है। 24 घंटे के अंदर कितने बयान बदल देते हैं। अमेरिका से लेकर दावोस तक बयानों की टाइमलाइन कितनी बदल जाती है, कहना मुश्किल है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे थे, अब कहा सेना नहीं भेजेंगे। रूस चीन पर कभी हां कभी ना वाली अप्रोच। यूरोप से अदावत का नया अध्याय। वेनेजुएला तेल चाहिए, सीरिया कठपुतली सरकार, गाजा में पीस बोर्ड, सब सेट। मगर सवाल है ईरान का।
ईरान के किस्मत का फैसला किस तरह करेगी? The people are suffering tremendously. There's shortage of food and water and so many other basic needs. The economy is in shambles. The horizon, the future for the Iranian people can only be in a regime change, and that has to be, at the end, within the realms of the Iranian people and the international community and its support. It's clear to me that the Ayatollah regime is in quite a fragile situation. And I sincerely hope and pray and that there will be a change in Iran, because Iran deserves better, the region deserves better, the world deserves better. अब ये कंफ्यूजन है या फिर कोई चाल, ट्रैप है या ट्रम्प कार्ड, बातचीत या बारूद, शांति या फिर मिशन तेहरान? कुछ भी तो नहीं जो ईरान को जंग के दायरे से दूर ले जाए। ट्रम्प कहते कुछ है, करते कुछ है। ईरान पर पिछले दिनों ट्रम्प की बिग ब्रेकिंग देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ईरान ब्रेकिंग नंबर 1, 11 जनवरी को कहा था मदद आ रही है। ईरान ब्रेकिंग नंबर 2, 14 जनवरी को ट्रम्प बोले जो ईरान का साथ देगा टैरिफ लगा देंगे, 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ईरान ब्रेकिंग नंबर 3, 15 जनवरी को फांसी की सजा पर चेतावनी दी। ईरान ब्रेकिंग नंबर 4, 17 जनवरी ईरान में खामनेई को हटाकर नई लीडरशिप की मांग की। ईरान ब्रेकिंग नंबर 5, 19 जनवरी ट्रम्प बोले मिलिट्री ऑप्शन हमारी टेबल पर है। ईरान ब्रेकिंग नंबर 6, 20 जनवरी ईरान को धमकाया, कहा नक्शे से मिटा देंगे। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me. अब ये बयान ऐसा था जिसने ईरान को एक बार फिर दुनिया के केंद्र में ला दिया, क्योंकि अब जो ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ईरान से बात हो सकती है, तो हमारी बात मान रहा है। उन्हीं ट्रम्प के ऑर्डर पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी। ये वही यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस वक्त ईरान के बेहद नजदीक आ रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिन में ये मिडिल ईस्ट में तैनात हो जाएगा। ध्यान से गिनेंगे तो पता चलेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक साथ एक ही वॉरशिप पर कम से कम 36 विमान मौजूद हैं। वो लड़ाकू विमान जो ईरान पर बारूद बरसाने को बेताब है। We're worried about all of them actually, and now I feel like it's not just about my family, because I think I have 90 million people inside Iran, and they are killing everyone. And all news is just scary for us because we know Islamic Republic, we know who is Ali Khamenei. लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ईरान में तुम्हारा परिवार मौजूद है? मैं उन्हें हाँ में जवाब देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि वहाँ हर मौजूद व्यक्ति मेरा परिवार है, और जब वहाँ इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं कैसे चुप बैठ सकती हूँ? और दुख की बात यह है कि दुनिया को हमारी चिंता नहीं है, वो हमारी परवाह ही नहीं करते। अब इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि पिछले कुछ दिनों में कम से कम 29 C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुके हैं। इसके अलावा कम से कम 12 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स खाड़ी रीजन में खासकर कतर और जॉर्डन आ चुके हैं। अगर ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए M1 अब्राहम मेन बैटल टैंक्स और M2 ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स वॉर वाले संभावित इलाके में पहुंचा दिए गए। दुश्मन को काउंटर करने के लिए थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट सिस्टम, काउंटर ड्रोन वेपन और लेजर गाइडेड 70 mm रॉकेट्स पहुंच चुके हैं। अब ये तो वो तैयारी है जो ऑन पेपर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वेनेजुएला की तरह सुपर वेपन का इस्तेमाल होगा? वो हथियार जिसकी वजह से 30 से ज्यादा क्यूबा के सैनिक एक पल में ढेर हो गए। इस पर ट्रम्प ने क्या कहा? Something I don't want to, nobody else has it. We have weapons that nobody knows about. And I say it's probably good not to talk about it, but we have some amazing weapons. That was an amazing attack. Don't forget, that house was in the middle of a fort, an army base.
यानी कुल मिलाकर इतना तय है कि भले ही डिप्लोमेसी का ढिंडोरा दुनिया के सामने पीटा जा रहा हो, बातचीत के टेबल पर आने के बयान फ्लोट हो रहे हो, लेकिन अमेरिका और ईरान की तैयारी देखकर तो यही लगता है कि अमेरिका ने वाकई ग्रीनलैंड वाला बारूद ईरान की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और हो सकता है कुछ दिनों बाद वो इस तरह के फोटो ट्वीट भी करें जिसमें वो अमेरिका का झंडा ईरान पर लहरा रहे हों। आखिर ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। दावोस की बात कर रहे हैं। देखिए, दावोस की पहाड़ियों पर जब बर्फीली हवाएं चल रही थी तो वहां से हजारों मील दूर इस्लामाबाद में पसीने छूट रहे थे। वजह है डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस और उनका वो 20 सूत्रीय एजेंडा, जिसने पाकिस्तान की विदेश नीति को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनकी जुबान से निकले शब्द अब पाकिस्तान के लिए परमानेंट ऑर्डर बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो दावोस के मंच पर ट्रंप के सामने कुछ इस तरह बिछ गए कि पाकिस्तान की आवाम को अपनी सॉवरेनिटी का आईना धुंधला सा नजर आने लगा। जिस इजराइल को पाकिस्तान ने कभी नक्शे पर जगह नहीं दी, आज उसी इजराइल के साथ एक ही बोर्ड पर बैठने की मजबूरी शहबाज शरीफ के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं, और पाकिस्तानियों की भी। इजराइल के लीडर कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन ट्रंप ने ऐसी भी साथ बिछाई कि पाकिस्तान खुद चलकर उस मेज तक पहुंच गया जहां इजराइल पहले से बैठा हुआ है। इसे कूटनीति कहें या पाकिस्तान का सरेंडर, ट्रंप का गोल्डन डोम हो या गाजा को दोबारा बसाना, शहबाज शरीफ के पास ना कहने का विकल्प खत्म हो चुका है। क्योंकि जब सामने ट्रंप हो और हाथ में खाली कटोरा, तो फिर विरोध के स्वर केवल घर के भीतर ही गूंजते हैं। दावोस की मेज पर तो सिर्फ दस्तखत होते हैं। रिपोर्ट। अमेरिका के सामने बिछ गया पाकिस्तान। ट्रंप का ऑर्डर, शहबाज बोले यस सर। फिलिस्तीन से गद्दारी पाकिस्तान को पड़ेगी भारी। क्या ट्रंप के ट्रैप में फंस गए शहबाज? ये दुनिया का वो कथित दादा है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये दुनिया का वो कथित सुप्रीम लीडर है जिसने युद्ध के अंगारे सुलगाने के बाद एक बार फिर शांति के कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए। स्विट्जरलैंड के दावोस में ट्रंप की चाल ढाल और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज इस बात का प्रमाण है कि एक बार फिर एक कारोबारी ने सपना देखा जो गाजा युद्ध की आग में चल रहा है, उसे चमचमाती इमारतों में तब्दील करने का सपना। ये गाजा के नाम पर पीस बोर्ड ट्रंप के लिए बिजनेस डील से ज्यादा और कुछ नहीं। Together we are in a position to have an incredible chance. I don't even call it a chance. I think it's going to happen. To end decades of suffering, stop generations of hatred and bloodshed, and forge a beautiful, everlasting, and glorious peace for that region and for the whole region of the world, because I'm calling the world a region. The world is a region. We're going to have peace in the world. And boy, would that be a great legacy for all of us. Everybody in this room is a star, or you wouldn't be here. यही वजह है कि इजराइल को भी पाकिस्तान का यूं बोर्ड ऑफ पीस में एंट्री लेना समझ नहीं आया। इजराइल साफ कर चुका है कि वो पाकिस्तान को गाजा की जमीन पर पैर रखते देखना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान हमास के खिलाफ ग्राउंड फोर्स भेजे, क्योंकि आतंकी पाकिस्तान एतबार के लायक नहीं। एनडीटीवी से खास बातचीत में इजराइल के मंत्री ने यही संदेश इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया। सिर्फ इजराइल नहीं, खुद पाकिस्तान के लोग और वहां की सरकार में काम कर चुके नुमाइंदे तक शहबाज और मुनीर के इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री बाबर अवान ने इसे ऐतिहासिक भूल बताया। कह दिया कि शहबाज शरीफ की बूट पॉलिश की आदत ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। In terms of the stabilization force, and this is something which many in India would be wanting, will Israel accept Pakistani soldiers? It's been proposed at some levels, pretty vague, but still. Any country that supported terror
is not welcome to have put soldiers on the ground in Gaza. We will not accept the Qataris, the Turks, because they've been very supportive of the jihadi organization in Gaza, and we will not trust them having boots on the ground. We don't mind that they're part of the larger organization. कहते हैं जब सरकारें और देश आर्मी के डंडे से चलाया जाता है तो फिर लोकतंत्र जनरल की जेब में दुबक जाया करता है। यही पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बेइज्जती सहना कोई नई बात नहीं, फिर चाहे वो देश के बाहर हो या फिर घर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता ही नहीं। देखिए, पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की बात हो या उसकी आदत या फितरत कह लीजिए, दुनिया जानती है, पहचानती है। उसके जुल्मों का सबूत पूरी दुनिया देख रही है और ये आवाज इंटरनेशनल फोरम पर सुनाई भी देती है, क्योंकि ये वही मुल्क है जो खुद के नागरिकों पर जुल्म तो करता ही है, इसके साथ साथ वहां की युवाओं को आतंक की भट्टी में झोंकता है। और ऐसा करने के लिए उसने आतंकी कमांडर्स पाले हुए हैं। जैश और लश्कर जैसे जहरीले संगठन पैदा किए। आतंकी संगठन 26 जनवरी से एक बार फिर आतंक की बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। 26 जनवरी से पहले, लेकिन उनका यह मंसूबा कभी कामयाब होगा नहीं, क्योंकि भारत भी तैयार बैठा है। आओ तो सही, ठोक देंगे। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर बहावलपुर तक आतंकी एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने की तैयारी कैसी है, ऑपरेशन परमवीर में आप जरूर देखिए। मातृभूमि की सेवा का यह अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। दुश्मन को आती हो गिनती तो गिने, हिंद के शौर्य के ये अनगिनत प्रमाण। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। दुश्मन को आती हो गिनती तो गिने, ये परमवीर हिंदुस्तान की आन बान शान है। ये हिंद के परमवीर हैं, ये हिंद के सूरमा हैं, दुश्मन का काल है, मातृभूमि के प्रहरी हैं, जिनका प्रहार अमोघ है, अचूक है। इनकी आंखों दुश्मनों को 2 गज जमीन के नीचे दफन करने की भूख है। सरहद पार बैठा जो दुश्मन आतंक की बिसात बिछा रहा है, सरहद पार बैठा जो दुश्मन आतंक पर इतरा रहा है, साजिशों के शामियाने बना रहा है, उसका वजूद मिटाने, उसका गुमान मिट्टी में मिलाने हिंद के सूरमा आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर इस बार पहली बार दुश्मन अपने नए काल की झांकी देखेगा। पहली बार जब कर्तव्य पथ पर भारत के भैरव दहाड़ेंगे तो सीमा पार बैठे कर्नल, जनरल, आतंकी दिलों में दुबक जाएंगे। यह गर्व की बात है कि हम पहली बार भैरव बटालियन जब रेज हुई है और भैरव बटालियन को यह मौका मिला है कि वो आर्मी डे परेड और साथ ही रिपब्लिक डे परेड दोनों एक साथ एक ही साल में करने के लिए हमें यह मौका मिला है। और हम इस चीज़ के लिए, हमें बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है। हम बहुत खुश हैं और हमारा जोश बहुत ऊंचे लेवल, ऊंचे दर्जे पे है और हम ये इसके लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं। पाकिस्तान का काल है भैरव, पाकिस्तान की हस्ती मिटाने की कुव्वत रखती है वो भैरव ब्रिगेड जो पहली बार वजूद में आई है दुश्मन का वजूद मिटाने के लिए। मगर तैयारी कैसी, कितनी प्रबल है और क्यों दुश्मन भैरव के नाम से थर थर कांप उठेगा। एनडीटीवी पर इस शौर्य की पहली झलक देख लीजिए। हमें किसी भी इक्विपमेंट को देने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है तथा हमारी ट्रेनिंग भी बहुत उच्च दर्जे की हुई है और इस ट्रेनिंग के हिसाब से और इस सब इक्विपमेंट के हिसाब से हम अपने टास्क के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहली बार दुश्मन कर्तव्य पथ से अपनी साक्षात मौत का ट्रेलर देखेगा। इस बार मेरठ आरसीबी के वो जवान परेड में अपनी ताकत का ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाएंगे, जिसकी कल्पना तक दुश्मन कल्पनाओं में नहीं कर सकता। पूरा लद्दाख कर्तव्य पथ पर उतरेगा,
दुश्मन के ड्रोन का पंजे से कचूमर निकालने वाले टोहीबाज और भी बहुत कुछ। आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज जो मेरठ में है, वो जो एनिमल्स की ब्रीडिंग, रियरिंग, ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के लिए जो भी होती है वो जिम्मेवारी इस कोर की रहती है। ये रैप्टर्स हैं जिनको बर्ड्स ऑफ प्रे भी बोलते हैं। इसमें काइट्स और जो जैसे आपने बोला बाज, इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि दुश्मन के जो छोटे ड्रोन हैं उसको ये अटैक करके फिजिकली पुश करके उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इनके सिर पे छोटे कैमरा लगा के इनको आप रेकनेंस के लिए उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये सबने देखा है, ये लेब्राडोर ब्रीड है। ये हमेशा से आर्मी में रही है। ये जो है ये राजा पाल्यम है, साइट हाउंड की कैटेगरी में आने वाले ये डॉग हैं। ये हमारे जर्मन शेफर्ड डॉग, ये तो जर्मन शेफर्ड है। वो ग्रे कलर का जो आप डॉग देख रहे हैं ये रामपुर हाउंड डॉग है। ये डॉग जो है ट्रैकिंग में और आपके डिटेक्शन रोल में ये अच्छा काम करते हैं। ये इनकी पहली खेप है जो आप समझते हैं कि इंडक्ट की गई है। अभी और डॉग्स इनके साथ के इंडक्ट किए गए। और जो फोर्सेज हैं उन्होंने जब इनको मार्च करते हुए देखा, इनकी एजिलिटी देखी यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, तो सब ने फोर्सेज ने इनमें भी इंटरेस्ट दिखाया है, चाहे वो एनएसजी हो, चाहे नेवी और एयरफोर्स वाले हों। गणतंत्र दिवस पर अपना दम बैक्टीरियन कैमल भी दिखाएंगे, जिनकी ताकत, जिनका हुनर, जिनकी ट्रेनिंग इतनी खास है जिसका जिक्र तक सुनकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाएंगे। ऊंट को हम जानते हैं रेगिस्तान का हमेशा से वो शहंशाह, बादशाह, लोग किसी तरह का भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी खासियत के तौर पे। तो ऐसे ही इनकी भी खासियत है कि ये उस बर्फ में 200 किलो प्लस वजन उठा के ये 200 किलो वजन उठा सकता है। अच्छा जी। और हम जानते हैं कि बिना कई दिन पानी पिए और बिना खाने के ये चल सकता है। तो उस वजह से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये पेट्रोलिंग में और लॉजिस्टिक जो रोल है, जो ये इतने दिन चलते हैं, तो ये आम भाषा में इन्हें कुब्बड़ कह दिया जाता है। हम सम बोलते हैं, डबल हम्ट इसको बोला जाता है। तो ये इनके अंदर ये जो स्टोरेज है, जब हम समझ रहे हैं कि ऊँट को खाना नहीं मिल रहा है, तो ये यहाँ से रिट्रीव कर लेता है अपना खाना और उसी के सहायता से ये चलता रहता है। दुश्मन किसी भी दुर्गम पहाड़ी पर बैठा हो, जहां भी छिपा हो, जहां पहुंचना आसान नहीं, जहां कदम रखना आसान नहीं, उस नामुमकिन को ग्लेशियर के हीरो मुमकिन करेंगे। ऐसे करिश्माई घोड़े जो आर्टिलरी सेल, कई किलो बम गोला अपनी पीठ पर लादकर फ्रंट पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। ये भी खास ग्लेशियर से आए हुए ये झंस्खारी पोनी है। अच्छा। ये क्या है, 70 किलो का वजन ले उठा सकते हैं। जैसे आपने देखा, ये आप देखेंगे, ये इसके अंदर जैसे पानी लिया जा सकता है, डीजल कैरी किया जा सकता है दूर दराज की पोस्ट के लिए। पीछे जो है वो जो शेल्स हैं, आरटी शेल्स, उनको कैरी किया जा सकता है दूर दराज की पोस्टों पे, चाहे राशन हो, चाहे ये डीजल, केरोसिन जो वहाँ चाहिए रहता है, और ये एम्यूनेशन, सब चीज़ों को ये वहाँ कैरी करके ले जाते हैं। तो इन्होंने अपने आप को प्रूव करके ये हक हासिल किया है कि आज ये रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये झंस्कार पोनी पहली बार आए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का ये खास आकर्षण हो गए झांसकर का पोनी और ये बैक्टीरियन कैमल पूरा लद्दाख उतर आएगा कर्तव्य पथ पर। पहली बार कर्तव्य पथ पर T-90 टैंक की गर्जना दुश्मन सुनेगा। मेड इन इंडिया अर्जुन टैंक की अचूक मारक क्षमता का प्रमाण दुश्मन खुली आंखों से देखेगा। आतंकी ठिकानों को, आतंकी आकाओं को, दुश्मन को भारत के ये दो सूरमा कैसे चुटकी में मिट्टी में मिलाएंगे, इसकी शौर्य गाथा दुश्मन का कलेजा कपा देगी। गणतंत्र दिवस परेड में शायद ये पहली बार हो रहा है कि अर्जुन टैंक भी हिस्सा ले रहा है और T-90 टैंक भी। टैंक T-90 को इस बार पिछली बार से मॉडर्न इक्विप किया गया है। इसके ऊपर हमने कोप केज भी लगाया गया है। जैसे कि इस बार हमने देखा कि ऑप सिंदूर में किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, तो उसी तरीके से इस पर हमने कोप केज का इस्तेमाल किया है, जिससे कि टॉप अटैक और ड्रोन से में प्रिवेंशन मिलती है। हमने इसको 2 ड्रोन से भी इक्विप किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो बड़े वाला ड्रोन है, दैट इज़ ग्रेनेड ड्रॉपिंग ड्रोन, और उसके अलावा एक सर्विलेंस ड्रोन भी है। टैंक T-90 जब मूव करता है तो इसकी स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये किसी भी टेरेन में मूव कर सकता है। ज़मीन पूरी कांपती है जब ये मूव करता है। अर्जुन पूरा इंडियन मेड टैंक है, तो पीछे तो नहीं रह सकता इंडिया। और जैसे कि आपको बताया, हमने भी कोप केज का एक फील्ड इनोवेशन किया है जो कि क्रू को ड्रोन से बचाने में सक्षम है। उसके अलावा हमने ड्रोन्स इम्प्लीमेंट करे हैं टैंक्स पे, जो कि ग्रेनेड ड्रॉपिंग और सर्विलेंस में हेल्प कर सकते हैं क्रू की। अर्जुन में 1400 हॉर्स पावर का इंजन है, तो स्पीड इसकी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच जाता है।
और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हंटर किलर कॉन्सेप्ट है। तो एक टाइम पे ये एक टारगेट को एंगेज करते हुए दूसरे टारगेट को भी आइडेंटिफाई करके तुरंत से उसको एंगेज कर सकता है। 6-7 मई की दरमियानी रात जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए, जो ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर की आन बान शान रही, उसका लेटेस्ट वर्जन इस बार कर्तव्य पथ पर दिखेगा। सीमा पार मुनीर का आतंकी लश्कर मीटिंगें कर रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है। उन साजिशों का सफाया कैसे होगा? ब्रह्मोस की नई ताकत, नए प्रहार की शौर्य गाथा सुनकर आज पाकिस्तान के जनरलों का माथा चकरा जाएगा। ब्रह्मोस में ऐसी क्या खासियत है कि दुश्मन इससे खौफ खाता है? निशाना बिल्कुल नहीं चूकता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये वार करता है, सटीकता, प्रबलता। ये एक ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर है और जैसा कि मैंने बताया, इस मिसाइल सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है और उसके साथ ही जो स्पीड और प्रिसीजन ये देता है, इसकी वजह से ये एक नाइटमेयर है हमारे दुश्मन देशों का। जाहिर सी बात है कि ब्रह्मोस की खासियत क्या है और इसका खौफ क्या है, अगर पूछना है तो कोई पाकिस्तान से पूछे। ये कोई मामूली हथियार नहीं, अमोघ गन है। जैसा नाम वैसा काम, अचूक, अमोघ और सटीक निशान। इसके गोले से ना तो पाकिस्तान बचेगा और ना आतंकी शैतान। पहली बार अमोघ गन की धमक कर्तव्य पथ पर दिखेगी। जल्दी ही ये गन सेना का हिस्सा बनने वाली है। बहुत ही प्राउड की बात है कि पहली बार एटैक्स गन को रिपब्लिक डे परेड में हम मार्च कर रहे हैं। दो चीज़ें इसकी खास हैं, एक ये पूरी इंडिजीनियसली गन मेड है और दूसरा इसकी जो रेंज है वो टोड आर्टिलरी गन सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। बचने का दुश्मन का कोई चांस नहीं है, बिकॉज गन का नाम जो है वो एक संस्कृत वर्ड अमोघ जो है वो लॉर्ड गणेशा को भी बुलाते हैं, तो उनकी विजडम और उनकी पावर को दिखाने के लिए सेम उसी कंसेप्ट पे इस गन का नाम रखा गया है, अमोघ अनफेलेबल। जब गणतंत्र दिवस में चलेगा, गरजेगा, तो दुश्मन थरथर कांपेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल कांपेंगे और यही हमारा एम है। दुश्मन के काल का एक नाम हो तो गिना, ये 61st कैवलरी है जो गणतंत्र की शान बनेगी। ये कितनी खास है, कितने किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को जमीन में दफन कर सकती है, इसकी शौर्य गाथा और विराट है। हाँ जी, इस बार हम कॉम्बेटाइज्ड रोल दिखा रहे हैं अपने कैवलरी रेजिमेंट का। सो जो राइडर स्पोर्टिंग में एक्सेलेंस अचीव करते हैं एंड स्किल्स डेवलप करते हैं हॉर्सेस को हैंडल करने की, वही स्किल्स यूज़ करके हम उसको कैसे कॉम्बैट रोल में ला सकते हैं, ये दर्शा रहे हैं हम। हमारा सर्वेलेंस एंड हॉर्सेस को क्रॉस कंट्री टेरेन जहाँ पे गाड़ी एंड ह्यूमंस का चलना थोड़ा मुश्किल होता है, उन जगहों पे लेके जाते हैं। तो ये कंटिजेंट इस बार उसकी पावर को दर्शा रहा है। ये घोड़े आते हैं हमारे पास एज बच्चे आते हैं, इसको फिर हम यूनिट में ट्रेन करके इतना इस लेवल तक लाते हैं कि वो परेड्स कर पाए और ऑपरेशनल टास्क कर पाए और स्पोर्टिंग टास्क कर पाए। और हाइट की बात करें तो ये हॉर्सेस हैं 175 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। 61वीं कैवलरी के घोड़े की ताकत दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी। इस बार जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का जोश भी और जज्बा भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। 4 साल बाद जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का कंटिजेंट आया है, तो जोश से पूरा भरा हुआ है और इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। देशवासियों को कहना चाहेंगे कि बड़े ही उत्साह के साथ और जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाएं। फौज खड़ी है आपके लिए, बेझिझक सोए। कर्तव्य पथ पर शौर्य की पताका फहराने असम रेजिमेंट भी आ रही है। दुश्मन को क्या मैसेज है, जोश कितना हाई है, सरहद पार बैठा दुश्मन कान खोल कर सुन। 144 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 अफसर और 4 JCOs, एंड प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो रखी है बंदों की कि बंदे पूरे तैयार है। राइनो चार्ज जैसे हमारा नारा है, तो हम चार्ज है इस बार और हम कर्तव्य पथ पे हम गाड़ने के लिए तैयार है झंडा और हम ट्रॉफी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार गणतंत्र दिवस में 2 खास योद्धा भी शिरकत करेंगे जो दुनिया में हिंद की सेना का परचम फहरा कर आए, दुश्मन को अपना जज्बा, जोश और दमखम दिखाने को तैयार है। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की ओर से 2 खास हिस्सा लेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समंदर में नौका सागर प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिनला, कैसा लग रहा है 26 जनवरी परेड में आप हिस्सा लेंगे? बहुत अच्छी लग रही है और इट्स ऑल्सो मोमेंट ऑफ pride for me to be here part of the tableau in the RD parade. We couldn't bring Ainasvi Tarini here to Delhi, but we have brought her as a part of tableau this year, and it feels good to be back. Yes. पूरी दुनिया का आपने चक्कर, कितना टफ हो था वो जर्नी? The journey was tough because just 2 of us, 238 days in middle of the ocean, that too in the southern ocean.
it was tough, but we were prepared so well by the Indian Navy to go through all those toughest conditions of the sea and to be tough mentally and physically. And preparation is the key, I would say, and that applies here also. And we are consistently preparing. The Indian naval contingent has been preparing a lot, and there's a lot of josh coming out of the contingent, and I'm sure they're going to give their best. कर्तव्य भवन से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या किया दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया दिल ना लिया बोलो ना क्या किया दिल ना लिया बोलो ना क्या किया दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया तो हमारी फौज के बहादुर योद्धा हमेशा जोश में रहते हैं और ये हमारे योद्धा और इनकी वजह से हम और आप अपने घरों में सुरक्षित और दुश्मन देश भी हमेशा से देखते हैं। कितनी भी नापाक नजर करो, थोड़ी सी भी अगर गलती, कोई भी गुस्ताखी, तो सीधा अंजाम सबको पता है और वो अंजाम क्या है। चलिए इसी के साथ कचहरी में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। बने रहें, देखते रहें आप एनडीटीवी इंडिया। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।